ओवरऑल मैंने 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए हैं मेरे भाई। अगर इसको तैयार कर लेते हो 70 में 70 गारंटीड है, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। लिख लेना, मैं पेपर बीत जाए उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि किन टॉपिक से किन सवालों में से पूछा गया है। ठीक, तो हाँ जी मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीरो टू ज्यादा पर, जहाँ मैं आज आपको बताने वाला हूँ जो कि हमारा टारगेट है 95 प्लस फोड़ करके आना बोर्ड एग्जाम में, वो भी लास्ट के 15 दिनों में। लास्ट के 15 दिनों में मेरे भाई, अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है तो आज मैं साइंस के, विज्ञान के मोस्ट 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 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, जिसको आप तैयार करके मेरे भाई बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 पक्का कर सकते हैं, केवल और केवल इन 45 टॉपिक की बदौलत। 15 दिन बचा है, डेली अगर आप 3 से 4 टॉपिक भी पढ़ते हैं तो आपके 45 टॉपिक फिनिश हो जाएंगे और अपने बोर्ड एग्जाम में जितना स्कोर आपने सोचा होगा उससे भी ज्यादा अंक आप पाएंगे। तो एक एक करके मैं सभी टॉपिक्स को डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें पहला टॉपिक है संयोजन व वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। टॉपिक का है या प्रश्न ही है मेरे भाई, प्रश्न। अगर ये 45 प्रश्न रेडी कर लेते हो तो उससे बाहर नहीं आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो जिसमें संयोजन व वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अपचयन व उपचयन तथा रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण सहित बताइए। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई, एग्जाम्पल दे करके आपको बताना है, ठीक है। यानी संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अपचयन, उपचयन, रेडॉक्स, ये 3 अभिक्रिया हैं जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना मेरे भाई, ये जो है संतुलित करने वाला बैलेंसिंग क्वेश्चन आता है हर साल बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में, ठीक है। अथवा करके दिया रहता है, लेकिन अगर आपने इसको अच्छे से रेडी कर लिया तो और बाकी के क्वेश्चंस को तैयार करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो पहले चैप्टर में ये 4 क्वेश्चन और ये आखिरी 5वां क्वेश्चन, विकृत गंधिता संक्षारण, इसके बिना पेपर नहीं बनता। यानी कि या तो संक्षारण आएगा या तो विकृत गंधिता, या तो ये दोनों आएंगे, इसके बगैर आपका पेपर बनेगा ही नहीं मेरे भाई। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भले ही 2 नंबर में आएगा लेकिन आएगा जरूर। इसकी खासियत यह है, तो इसको आपको बिल्कुल भी छोड़ करके नहीं जाना है, तैयार करके जाना है, ठीक है। उसके बाद छठे पर आते हैं, अम्ल क्षार एवं लवण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दे। इससे भी एक सवाल आता है, पक्का आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो आप इन सभी टॉपिक्स को तैयार करिए क्योंकि इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। और उसके बाद धावन सोडा बनाने की विधि, नेमिंग रिएक्शन, जो भी मैंने यहाँ पर टॉपिक रखा है मेरे भाई, लगभग पिछले 5 सालों का जो भी क्वेश्चन पेपर था, पीवाईक्यू था, उसको मैंने प्रॉपर एनालिसिस किया है, तब जाकर के मैं इन टॉपिक्स को यहाँ पर रखा हूँ। इस टॉपिक को जो है अगर आप तैयार कर लेते हो तो इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं बेकिंग सोडा पर आगे बढ़ता हूँ। 8वां सवाल, 8वां जो है टॉपिक है या सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेकिंग सोडा और धावन सोडा ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण, ये 4 जो है टॉपिक, नेमिंग आप कह सकते हो, नेमिंग रिएक्शन है, नामांकन अभिक्रियाएं हैं, यानी नाम से देखो, धावन सोडा है, बेकिंग सोडा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण, इनका उपयोग भी पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद इनको बनाने की विधियां, ये दोनों आपको पता होना चाहिए, उपयोग और बनाने की विधि मेरे भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उदाहरण सहित आपको बताना रहता है, ठीक। उसके बाद आते हैं 10वें टॉपिक पर, उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ये भी आपको न्यूट्रलाइजेशन पता होना चाहिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी आपको पता है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब होता है, यहाँ पर हो जाएगा आपका HCl प्लस NaOH, जो कि यहाँ पर रिएक्शन करके क्या बनाएगा, NaCl नमक प्लस क्या बनाएगा, जल, H2O। यानी कि जो है यहाँ पर उदासीनीकरण अभिक्रिया को मैंने यहाँ पर आपको बता भी दिया है, यानी कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर के नमक प्लस जल बनाते हैं, या लवण प्लस जल, जिसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ओवरऑल यही आपका है, ठीक। अब उसके बाद 11वें टॉपिक पर आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, धातु और अधातु को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको आपको छोड़ करके नहीं जाना है। 12वां टॉपिक, क्या होता है जब धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती हैं, ठीक। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको अच्छे से याद करके जाना है, ठीक है। सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, इस पर सवाल पूछा जाता है। और सक्रियता श्रेणी अगर आपको नहीं आता रहेगा तो आप कोई भी अभिक्रिया नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस कारण से ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर ये जो 14वां 15वां है, जो भी टॉपिक है मेरे भाई, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो यहाँ पर ये टिप्पणी करने के लिए पूछता है, यहाँ पर जो भी मैंने 6 लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7, यशदेपन, मिश्र धातु, अयस्क, अमलगम, भर्जन, निस्तापन, प्रगलन, इन 7 को पढ़ लेते हो मेरे भाई। 7 में से 3 से 4 जरूर से जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, 3 से 4, यानी 7 में से 3 से 4 आपके बोर्ड एग्जाम में टिप्पणी लिखने के लिए आएगा। क्या, टिप्पणी।
दो दो नंबर का होगा तो यानी 6 से 8 नंबर के सवाल मेरे भाई इन्हीं दो टॉपिक को पढ़ करके आ जाएंगे। ठीक, इन दो टॉपिक को मुझे नहीं लगता कि आपको 1 से 1.5 घंटे से भी 1.5 घंटे से ज्यादा का समय लगेगा, यानी 1.5 घंटे में मेरे भाई आपके 6 से 8 अंक यानी लगभग 1% से 1.5%, 1.25% के करीब आपका तैयार हो रहा होगा। ठीक, तो इसको बिल्कुल भी छोड़ करके मत जाइए। अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपका लास्ट चैप्टर है, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का आखिरी चैप्टर है। ठीक, तो ये हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोकार्बन यानी केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर, जिसमें संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपको पता होना चाहिए। ठीक, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या हो गया, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो केवल सिंगल बॉन्ड से बना हो, बात खत्म। उसके बाद यहाँ पर आते हैं सजातीय श्रेणी को परिभाषित करना है आपको, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, आईयूपीएसी, ये जरूर से जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में 2 या 4 नंबर में पूछा जाता है, आईयूपीएसी नामकरण। इस पर मैं एक वीडियो लाऊंगा, डिटेल वीडियो, अगर आप कमेंट करोगे तो। आईयूपीएसी नामकरण बस आप कमेंट कर देना, मैं इस पर डिटेल वीडियो आपको, एक वीडियो में 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, पूरा का पूरा आईयूपीएसी आपका उसी में फिनिश हो जाएगा। ठीक, बस आपको लिख देना है आईयूपीएसी नामकरण कमेंट में। ठीक, 19वें टॉपिक पर आते हैं, साबुनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए मेरे भाई, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल भी छोड़ करके नहीं। जो भी टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, बार बार बोलने का कोई तुक नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता। बस आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो 9598 मैं यहाँ पर नंबर लिख दे रहा हूँ, इस पर आप मुझे मैसेज कीजिए, तो मैं आपको फ्री मार्क बूस्टर सीरीज में ज्वाइन करा दूंगा, जहां पर फ्री में टेस्ट होता है, और उसी के साथ साथ मैं इसका फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा आपको। फ्री में पीडीएफ, ठीक, फ्री में पीडीएफ, फ्री में टेस्ट, सारी चीजें प्रोवाइड करा दूंगा आपको, केवल केवल इस पर मैसेज करना है मुझे। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टिकर की जैसे उदाहरण द्वारा समझाइए, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन, इनमें से कोई एक जरूर पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक, और उसके बाद जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, इसको आपको आना चाहिए। और हृदय, हृदय के बारे में भी पूछा जाएगा, यहाँ पर मैं राइट कॉर्नर पे लिख दे रहा हूँ, हृदय का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने इसको जो है डिस्कस भी किया है अपने चैनल पर। ठीक, स्वपोषी एवं विषमपोषी पोषण में अंतर, इसको भी मैंने डिस्कस किया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, जाइलम तथा फ्लोएम ऊतक को परिभाषित करना है, धमनी व शिरा में अंतर, अंतर वाले सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और लैंगिक व लैंगिक जनन क्या है, अंतर स्पष्ट कीजिए। परागकण व स्वपरागण में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी अंतर स्पष्ट करने वाले सवाल मेरे भाई इंपॉर्टेंट है, सभी सवालों को मैंने रख दिया है। अब अगर जो भी मैंने यहाँ पर 4 से 5 अंतर स्पष्ट करने के लिए बताए हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 अंतर में से कम 2 अंतर स्पष्ट करने के लिए आएगा, कम से कम 2, एक 4 में आएगा, एक 6 में लॉन्ग में। ठीक, तो इसको आपको छोड़ करके बिल्कुल नहीं जाना है, तैयार करके जाना है। अब आगे बढ़ते हैं, तो क्या है, पुष्प का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक, पुष्प का सचित्र वर्णन तथा हृदय का, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया। ठीक, ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नर तथा मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है। मानव मस्तिष्क के विषय में 150 शब्द लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मानव मस्तिष्क के बारे में। ठीक है, तंत्रिका तंत्र के सचित्र वर्णन व कार्य लिखना है आपका। फिर उसके बाद प्रतिवर्ती क्रिया को परिभाषित करना है। ठीक, डीएनए तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट करना है मेरे भाई, ये 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ 10th के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक, आगे बढ़ते हैं, मेंडल के अनुवांशिकता के नियम, ये इस चैप्टर में मेंडल के अनुवांशिकता चैप्टर का सवाल है, इकलौता सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मेंडल के अनुवांशिकता का नियम। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको छोड़ करके नहीं जाना है, नियम वाला। ठीक है, एक शंकर तथा द्विशंकर से आप क्या समझते हैं, इसको उदाहरण सहित बताइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है, लेकिन उतना नहीं है जितना कि मेंडल वाला है। ठीक, उसके बाद लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को संक्षेप में बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, और साथ ही साथ लास्ट गुणसूत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, यह भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, इसको छोड़ करके बिल्कुल भी नहीं जाना है आपको। ठीक है, अब उसके बाद अपने 38वें टॉपिक पर आते हैं, तो 38वां टॉपिक यहाँ पर है, क्या है कि प्रकाश के परावर्तन व अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। चैप्टर का स्टार्टिंग है, प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन नाम ही है, और इसको आपको नहीं पता रहेगा तो आप चैप्टर में आगे बढ़ ही कैसे पाएंगे। एट द एंड ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद टॉपिक, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या टॉपिक, हेलो। उसके बाद 39वें पर आते हैं, अवतल तथा उत्तल दर्पण से बनने वाले सभी प्रतिबिंबों का सचित्र वर्णन कीजिए, इंपॉर्टेंट। लेंस से बनने वाले सभी प्रतिबिंबों का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक, लेंस से बनना और अवतल उत्तल दोनों दर्पणों से और लेंसों से बनने का आपको प्रतिबिंब का नियम पता होना चाहिए। उसके बाद निकट व दूर दृष्टि दोष, दृष्टि दोष पर जरूर सवाल आएगा, इसको आपको तैयार करके जाना है, दोनों निकट व दूर दृष्टि दोष दोनों आपको तैयार होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद मानव नेत्र की सचित्र वर्णन करना है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन। ठीक,
उसके बाद मानव ने तथा रंग बिरंगा संसार का इकलौता मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? ओम का नियम, इसके बिना पेपर नहीं बनेगा। ओम का नियम जरूर 7 के सातों सेट में आता है मेरे भाई, इसकी खासियत ये है। एक सवाल गणित में सिद्ध कीजिए कर्डिम 2 एक अपरिमेय संख्या है या कर्डिम 3 एक अपरिमेय संख्या है, और विज्ञान में ओम का नियम स्पष्ट कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इनको छोड़ करके बिल्कुल भी नहीं जाना है। फिर विद्युत धारा व विद्युत प्रतिरोध में अंतर स्पष्ट करना है मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन 4 से 6 नंबर का आपका जो है न्यूमेरिकल आता है इससे। श्रेणी क्रम संयोजन समांतर क्रम संयोजन में मैं यहाँ पर श्रेणी क्रम के बारे में बता दे रहा हूँ। आर इक्विवेलेंट या आर तुल्य प्रतिरोध बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक। अब ये श्रेणी क्रम हो गया। समांतर क्रम के लिए क्या हो जाएगा, बटे कर दो इसी का। ये समांतर क्रम के लिए हो जाएगा मेरे भाई, तो तैयार होना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं, बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम, यहाँ से एक करंट जाता है, आर डिस्टेंस पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी पड़ती है। एक स्मॉल जो है लेंथ का वायर होता है, ठीक। डेल्टा एल का वायर, बायो सेवर्ट आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। फ्लेमिंग के दाएं हाथ और बाएं हाथ दोनों नियम आपको पता होने चाहिए, परिभाषा सही, ठीक। तो 47वां टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने आपको 45 कहा था, लेकिन मेरे भाई जब मैंने लिखना स्टार्ट किया तो मैंने कहा कि अगर इन 5 टॉपिक को नहीं बताऊंगा ना, तो कहीं ना कहीं वो जो 70 में 70 का टारगेट है ना, वो अधूरा रह जाएगा। आपको 70 में 70, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, भले ही 2 टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े मेरे भाई, लेकिन जो मैंने कमिटमेंट किया है वो तो आपका पूरा होना चाहिए। तो 70 में 70 आएगा मेरे भाई, अगर इसको पढ़ लेते हो। 50 टॉपिक मैंने यहाँ पर रख दिए ओवरऑल। तो 50 टॉपिक को पढ़ लिया तो 70 में 70 आएगा। चुंबकीय बल रेखाएं व विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का विस्तृत वर्णन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच या पर्दे का तथा फैराडे का नियम परिभाषित करना है मेरे भाई आपको। और ये 13 चैप्टर, 13th चैप्टर हमारा पर्यावरण, ठीक। हमारा पर्यावरण से केवल और केवल एक सवाल पूछा जाता है, वो जो कि मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब अगर आप इस टॉपिक को तैयार कर लेते हो 13वें चैप्टर में, और कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओजोन परत और अच्छे से आप क्या समझते हैं तथा इससे होने वाले हानि और लाभों को लिखना है, सॉरी हानियों को लिखना है, लाभ तो होता नहीं है अच्छे से, ठीक। साथ ही साथ ऊर्जा के स्रोतों का भी वर्णन करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ओवरऑल मैंने 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए हैं मेरे भाई, अगर इसको तैयार कर लेते हो 70 में 70 गारंटीड है। इससे बाहर पेपर नहीं आएगा, लिख लेना। मैं पेपर बीत जाए उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि किन टॉपिक से किन सवालों में से पूछा गया है, ठीक। तो ओवरऑल अगर आप इसको तैयार कर लेते हो मेरे भाई, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, 45 या 50 कर लो इसको, तो 50 टॉपिक अगर आप रेडी कर लेते हो मेरे भाई, तो आपके बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 आ रहे होंगे, ठीक है। और हाँ, अब उसके बाद मेरे भाई आपने इसको तो तैयार कर लिया, अब 70 में 70 तो यहाँ पर आपको मिल गया, लेकिन अब बाकी के सब्जेक्ट के लिए क्या? आपका संस्कृत अगर कमजोर होगा या संस्कृत में अगर आपने कुछ तैयारी नहीं की है, तो स्क्रीन पर आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा होगा, जहां पर मैंने संपूर्ण व्याकरण को डिस्कस किया हुआ है। तो उस प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए और संस्कृत के व्याकरण को कम से कम टाइम में 1 से 2 दिन में तैयार करके अपने बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 वहां पर भी हासिल कीजिए। और हाँ, मैं आपसे वहीं मिलूंगा, तब तक के लिए चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी।